नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम जिस वीडियो पर बात कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष या विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी विषुवतीय रेखा या निरक्ष रेखा और अक्ष रेखा कौन सी होती है। देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों के परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अगर आगे बढ़ाएं तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहीं पर भी अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वो तो हो जाएगी इसकी अक्ष। दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? इसकी अक्ष। और अब बात करें निरक्ष की, तो निरक्ष क्या होता है? देखिए, यह हमारे पास एक द्विध्रुव है। अगर इसके मूल बिंदु O से लंबवत अगर रेखा खींची जाए तो वो ये लंबवत होती है 90 डिग्री की, तो इसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा। और जो मिलाने वाली रेखा उसी के अनुदिश कहीं पर भी हो, चाहे दाईं साइड या बाएं साइड, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। तो हमें बात करनी है निरक्ष पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एक वीडियो में अक्ष के ऊपर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। तो पहले इसके डायग्राम पर बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक द्विध्रुव है। देखो, ये रहा हमारे पास एक द्विध्रुव है। इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ये हमारे पास एक द्विध्रुव है, ए बी आ गया, और ये इसका मूल बिंदु ओ है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता है कितनी होती है? 2a मानते हैं हम। तो मूल बिंदु से ए तक की दूरी हो जाएगी a, और मूल बिंदु ओ से बी तक की दूरी हो जाएगी a। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 2a। अब हम बात करें इसके निरक्ष पर किसी बिंदु P पर। तो देखो, ये मैंने इसका निरक्ष बना दिया। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है P स्थित है। ये बिंदु आ गया P। मूल बिंदु O से P तक की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? स्मॉल r है। ये दूरी आ गई स्मॉल r। और इस बिंदु P पर कोई परीक्षण धनावेश रखा गया है Q। तो देखो, होगा क्या? ये प्लस Q आवेश यहाँ पर रखे आवेश पर बल लगाएगा। ये आवेश क्या करेगा? यहाँ पर रखे आवेश पर बल लगाएगा। ये आवेश यहाँ पर। तो देखो, दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो इसकी बल की दिशा बाहर की ओर होगी, कुछ इस तरह से। देखो, मैं बनाता हूँ। यह आ गई इसकी बल की दिशा। तो मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। इसको हम नाम दे देते हैं E1। क्लियर है? तो देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये न तो ऊपर है, न तो ऊर्ध्वाधर है, और न ही क्षैतिज है। तो हम क्या करते हैं? इसके घटक करते हैं या टुकड़े करते हैं। तो देखो, इसके टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा तो इसको ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऊपर भी नहीं जा रही ना ही क्षैतिज जा रही, तो एक तो इसको करेंगे ऊपर की ओर टुकड़ा, एक करेंगे इस तरफ। ये हो गया इसका टुकड़ा या घटक। अब देखो, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये रहा। इसको हम नाम दे देते हैं थीटा। क्लियर है इतनी बात? ये एंगल कैसे बना? देखो, ये जो द्विध्रुव है ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो ये भी कितना कोण बनाएगा? थीटा कोण बनाएगा। तो देखो, अब इसके घटक किए हमने, तो घटक करने पर ये क्या आएगा? जो कोण के साथ वाला घटक है वो हमेशा याद रखना कोस घटक होता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं E1 कोस थीटा, और जो दूसरा है इसको नाम दे देते हैं E1 साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है? हमने इसके घटक किए, तो कोण के साथ वाला घटक होगा
वो तो होगा हमेशा कोस घटक, और जो कोण के अलावा घटक है वो हो जाएगा हमेशा साइन घटक हो जाएगा। अब बात करें इस आवेश के द्वारा, तो इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर इस आवेश के द्वारा। तो इनकी दिशा अंदर की ओर होगी, क्योंकि ये परीक्षण धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो इनकी दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। तो इसकी दिशा बनाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर इस आवेश और यहाँ पर जो परीक्षण धनावेश है इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना दी है, ये रेखा हो जाएगी। तो इसकी दिशा अंदर की ओर हो जाएगी, मतलब तिरछी इस तरफ। अब ना तो ये ऊर्ध्वाधर है और ना ही पूरी तरह नीचे की ओर तिरछी है, तो इसके भी हम घटक करें तो एक घटक तो हो जाएगा नीचे की ओर और दूसरा घटक इसी रेखा के ऊपर आ जाएगा। तो इसके दो घटक प्राप्त होंगे। पहला घटक इसको हम नाम दे देते हैं E2 और यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, ये कोण थीटा बन रहा है। तो ये थीटा है, तो ये कोण भी एकांतर कोण होने की वजह से थीटा हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ E2 कोस थीटा, और ये वाला है ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। इस तरह से हमारा डायग्राम तैयार होता है। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के द्वारा एक द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। अब इसके निरक्ष पर O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर बाहर की ओर बल लगाएगा, जिसका मान कितना है, E1, और इसके जब घटक करते हैं तो हमारे पास दो घटक प्राप्त होते हैं, E1 साइन थीटा और कोण के साथ वाला E1 कोस थीटा। अब ये जो आवेश है ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। तो इसके भी घटक करते हैं तो यहाँ पर एंगल बनाएगा, ये भी थीटा है, तो ये E1 E2 कोस थीटा और एक नीचे की ओर होगा ये E2 साइन थीटा आएगा। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बिंदु B पर जो आवेश रखा गया है प्लस Q, इसके द्वारा P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख देते हैं यहाँ पर प्लस Q के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। इसको नाम दे देते हैं E1, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है, E1 बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, ये होगा इसका फॉर्मूला। प्लस क्यू आवेश के द्वारा है तो इसका आ गया। इसको हम देखो, R क्या है, दूरी है आवेशों के बीच की, तो हमने आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, BP है। आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, BP। तो हम यहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी कितनी रख दें, E1 बराबर K Q अपॉन BP का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें BP का मान निकालना है ये। तो देखो, त्रिभुज OBP से यहाँ से मान निकालें, त्रिभुज OBP से मान निकालना है हमें BP का। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। BP स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। मान रख दे, OB का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का A, और OP का मान कितना है, R है। तो BP स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया मान BP स्क्वायर का। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। समीकरण 1 व 2 से, तो ये होगा
E1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो आगे, इसी तरह से हम निकालेंगे इस आवेश के द्वारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कितनी आ रही है? E2 आ रही है। तो इस आवेश के द्वारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E2। तो हम लिख दें माइनस क्यू के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगी E2 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से भी आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ये ए पी हो जाएगा आर स्क्वायर का मान, क्योंकि दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? ए पी है। तो ये मान रख दें यहाँ पर E2 बराबर के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। अब देखो आगे, हमें ए पी स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए पी स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? चित्र में देखो, त्रिभुज ए ओ पी से जो अभी पहले किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें मान निकालना है ए पी का, ए पी स्क्वायर का। तो पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए ओ पी से ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए ओ और ओ पी इनका मान देखते हैं कितना है। ए ओ का मान तो ए है और ओ पी का मान कितना है? आर। तो ये मान रख दें यहाँ पर ए पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास मान आ गया इसका। इसको हमने समीकरण नंबर देनी है, इसको नंबर दे देते हैं, रुको एक पहले भी है यहाँ पर, इसको तो नंबर दे देते हैं 3 और इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 4। तो 4 में ये मान रखेंगे समीकरण 5 से। तो ये होगा समीकरण 4 व 5 से क्या आ जाएगा? E2 बराबर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 6। तो अब देखो समीकरण 6 और समीकरण 3 को दोनों एक जैसी है। समीकरण 3 और 6 दोनों एक जैसी है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो E1 है, यहाँ पर लिख दें समीकरण 3 व 6 की तुलना से। तो E1 है वो किसके बराबर होगा? E2 के, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है। समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 3 दोनों एक जैसी है, दोनों बराबर है। इसका मतलब E1 और E2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखो एक बार चित्र को ध्यान से, ये जो हमारे आवेश है इसके E1 और E2 के मान तो आ गए, लेकिन हमने यहाँ पर घटक ले रखे हैं। तो घटक लेने की वजह से इसको सरल करेंगे। तो देखो E1 और E2 बराबर है, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये दोनों तो बराबर और विपरीत दिशा में होने की वजह से निरस्त हो जाएंगे, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है और बराबर है, तो जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि
E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ेंगे तो इसकी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आएगी देखते हैं। मैं यहां पर कर रहा हूं आगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना आ गया, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अभी हमने प्रूफ किया था कि E1 और E2 बराबर है। देखिए यहां पर ये रहा E1 और E2 बराबर, इसको समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। E1 और E2 बराबर है तो ये वैल्यू यहां पर रखें तो क्या आएगी, E बराबर 2 E1 cos थीटा। मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। अब देखो आगे यहां पर जो E1 है इसकी वैल्यू रखते हैं। E बराबर 2, E1 की वैल्यू ये रही हमारे पास, समीकरण नंबर 3 से E1 की वैल्यू रखेंगे तो 2 KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस थीटा। अब हमें यहाँ से कोस थीटा का भी मान निकालना है। कोस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए डायग्राम में इन दोनों त्रिभुज में से कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेते हैं और उससे लंबकरण आधार के द्वारा हमें कोस थीटा का मान निकालना है। तो हम यहाँ से ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OBP। तो त्रिभुज OBP से सरल करते हैं इसको। तो देखिए त्रिभुज OBP से क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कोस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ण के। तो हम इस त्रिभुज को देखते हैं, इसमें आधार और कर्ण कौन सा है देखते हैं। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, कोण के सामने तो लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो शेष भुजा बच गई वो क्या होगी, आधार। तो आधार तो कितनी हो जाएगी A, और जो कर्ण है वो कितनी हो जाएगी, BP हो जाएगी। और BP का हमने मान निकाला था, ये देखो यहाँ पर ये रहा BP स्क्वायर का मान। तो ये वैल्यू अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये BP का मान आ जाएगा। तो BP का तो मान कितना है, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आधार बट्टे कर्ण कितना हो जाएगा, A बट्टे रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, A बट्टे रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको तो समीकरण नंबर 8, इसको समीकरण नंबर 9 दे देते हैं। देखिए समीकरण 8 व 9 से कोस थीटा का मान रखना है तो ये आ जाएगा E बराबर 2 KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लायर में ये कोस थीटा का मान यहाँ पर रखना है। तो ये मान रखेंगे तो क्या होगा, A बट्टे रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो आगे, ये तो पूरी पावर है 1 और ये हो जाएगी आधी, तो 1 और आधा हो जाएगा 3/2। E बराबर 2 KQ A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। अब आगे देखो, हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, चूंकि P बराबर Q2A, Q है यहाँ पर 2 है
और ए है, तो हम Q2A को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान रख दें E बराबर KP अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखो A क्या चीज़ है, डायग्राम में देखो A है दो आवेश और केंद्र के बीच की दूरी। ये द्विध्रुव है, तो हमें पता है कि जो द्विध्रुव होता है उसमें जो A है मतलब द्विध्रुव के बीच की दूरी वो अत्यल्प होती है, और यहाँ पर A है और उसका भी वर्ग है, तो ये मान बहुत छोटा हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। तो इसको हम नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो इसको अगर नगण्य मानकर छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, E बराबर KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको अब जब आगे सरल करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर से ये कट जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा क्यूब। तो E बराबर KP अपॉन R क्यूब। ये आया है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर तीव्रता का मान। तो देखो ये आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है। तो देखो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, निरक्ष पर तीव्रता E इज इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब। ये तो थी निरक्ष पर। इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी। तो देखो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू 2 KP अपॉन R क्यूब। यहाँ पर आ गई अक्ष और निरक्ष पर, तो इसको तो नाम दे देते हैं E निरक्ष और इसको नाम दे देते हैं E अक्ष। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, चाहे वो अक्ष पर हो चाहे वो निरक्ष पर हो, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी R की घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है चाहे अक्ष पर हो चाहे निरक्ष पर हो, वो दूरी R के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से ये बात निकल कर आती है। अब अगर इनकी तीव्रताओं का अनुपात देखें तो तीव्रता का अनुपात कितना होगा देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। तो तीव्रता का अनुपात निकालें, E अक्ष बट्टे E निरक्ष। तो ये क्या आएगा, अक्ष पर कितना होता है, ये रहा 2 KP अपॉन R क्यूब, 2 KP अपॉन R क्यूब। और निरक्ष पर कितना होता है, KP अपॉन R क्यूब। तो देखो KP अपॉन R क्यूब से KP अपॉन R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो ये आएगा E अक्ष बट्टे E निरक्ष इज इक्वल्स टू 2/1। तो इनकी तीव्रता का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, अक्ष और निरक्ष पर 2:1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अक्ष पर तीव्रता है वो निरक्ष पर तीव्रता की दुगनी होती है। क्लियर है इतनी बात? तो धन्यवाद दोस्तों।